नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम सरकार के पीछे मजबूती से खड़े हैं। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी, हमारा फुल सपोर्ट है। और दूसरी तरफ इनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लंबे लंबे वीडियो बना करके रोजाना प्रधानमंत्री पर अटैक कर रही हैं। अभी 4 दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री का बिना सिर वाला एक चित्र जारी किया था और उस पर लिखा था गायब। जरूरत के समय, जिम्मेदारी के समय गायब। जब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और कांग्रेस की ले दे हुई, उसके बाद उसको देर रात जाकर के, यानी पूरे दिन वो चिपका रहा इनके ट्विटर हैंडल पर और देर रात उसको हटाना पड़ा। और ये प्रचारित किया गया मीडिया में कि साहब सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह का ये कार्टून नुमा एक पोस्टर चिपकाया था, उसको लेकर के कांग्रेस का हाई कमान मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़े नाराज हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी बयानबाजी तो लगातार जारी है और प्रधानमंत्री पर अटैक भी जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके भी अटैक चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। वो कहते हैं कि इस घटना के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री के पास सॉलिड इंफॉर्मेशन थी कि आतंकवादी हमला होने वाला है, इसलिए उन्होंने कश्मीर का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा जिस समय यह हमला हुआ 22 तारीख को, उससे एक दिन पहले यानी 21 को प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे। और जब ये घटना हुई, बल्कि 22 की सुबह गए थे और 22 की दोपहर बाद ये घटना हुई और उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे वापस नई दिल्ली लौटना है और 23 की सुबह वो नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड कर चुके थे। इसके अलावा एक गैर जिम्मेदाराना बयान महबूबा मुफ्ती का है। और आपको ध्यान होगा एक ओजीडब्ल्यू जो आतंकवादियों को रास्ता बताते हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं सेना के और अर्धसैनिक बलों के मूवमेंट की या उन निर्दोष लोगों की के बारे में बताते हैं जिनको वो टारगेट करते हैं। तंग मार्ग में कुलगाम इलाके में सेना से डर करके वो एक नदी में कूद गया और वहां वो डूब गया। उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली गई और तभी से महबूबा मुफ्ती और कुछ दूसरे लोग लगातार हमले कर रहे हैं। और हमले भी ऐसे वैसे नहीं। आज तो एक अखबार को इंटरव्यू में यहां तक कह दिया महबूबा मुफ्ती ने कि आप क्या लोगों को डुबो करके मारोगे। और वो ये भी कह रही हैं कि साहब ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो लोगों को मारा जा रहा है, ये गृह मंत्री को बंद करना चाहिए। यानी ये लोग कवर फायर दे रहे हैं किनको? पाकिस्तान को भी, आतंकवादियों को भी। कुछ और मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, खड़गे साहब का बयान आप किस रूप में लेते हैं? इनके समय में, कांग्रेस के समय में कितनी आतंकवादी वारदातें हुआ करती थी और आज मेरे विचार से पठानकोट से आगे देश में शायद कभी कोई बड़ी वारदात हुई हो 2014 के बाद।
वो सब थम गई हैं और ये लोग लगातार प्रधानमंत्री पर ही अटैक करते हैं। ऐसे नाजुक समय भी जब हमारी सेनाएं, हमारी सरकार एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर थे। जी, जी। आप म्यूट हैं, वहां से जरा अनम्यूट कर दीजिएगा। जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ गई। 1998 फरवरी में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने लाहौर की पाकिस्तान लाहौर गए थे। उन्होंने बस यात्रा की थी और अटल जी फरवरी 98 में गए थे और जुलाई 98 में ये खबर आई कि पाकिस्तान सेना कारगिल की हाइट्स पे चढ़ाई है और उन्होंने वहां पे घुसपैठ की है। तो कांग्रेस ने एक जो है एक बैलून नुमा बस बनाई थी, जो बस उल्टी हो गई थी और उस उल्टी बस को दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाया था। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का जो इनिशिएटिव था पाकिस्तान से संबंध ठीक करने का, उसका खूब मजाक बनाया था। तो कांग्रेस का इतिहास यही है। उसके बाद जो है मई में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, बुद्धा स्माइलिंग। उस समय भी कांग्रेस ने जम करके देशद्रोह किया था और ये भूल गई थी कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में इंदिरा गांधी ने किया था और यहां तक कहा था कि इंदिरा गांधी की महात्मा गांधी के देश में न्यूक्लियर बम की क्या जरूरत है। ये रहा है स्टैंड कांग्रेस का। और और जितनी घृणा हो सकती है और जितनी गंदगी हो सकती है, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में की थी। तो अगर आज ये काम यही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही मैडम सोनिया गांधी ने 2007 7 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताया था। क्यों बताया था? अब ये बहुत इतिहास की लंबी बात है। फरवरी 2002 में जो गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस में जो ट्रेन से जो हिंदू तीर्थयात्री अयोध्या से लौट रहे थे, पूरी ट्रेन की 2 बोगियां जला दी गई थी। 60 तीर्थयात्री उसमें जिंदा जल के मर गए थे। सोनिया गांधी के लिए हिंदू की मौत कोई इशू नहीं था। उसके बाद जो दंगा हुआ गुजरात में, उसमें जो जो कुछ मुसलमान मरे, उसके लिए मोदी मौत के सौदागर थे। हिंदू मर के कोई बात नहीं, कोई कोई वो तो सामान्य बात है, मरते रहते हैं। कांग्रेस कभी नहीं बोलती। तो एक तो ये समस्या कांग्रेस की है। दूसरी समस्या कांग्रेस के सामने बड़ी भारी आ गई है राजनीतिक। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने फर्जी कहानी चलाई कि संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, सीटें उनकी हो गई 99। इनको लगा बस अब तो हम आ गए और नरेंद्र मोदी का खेल खत्म, नरेंद्र मोदी गए, अब तो हम आ रहे हैं। इन्होंने कहना शुरू किया कि इनकी मेजोरिटी नहीं आई है, ये 240 पे अटक गए हैं और जो है हमने मोदी को कमजोर कर दिया है, मोदी का मनोबल टूट गया है, मोदी की सरकार बड़ी कमजोर है, मोदी कमजोर हो गए हैं, सरकार कभी भी गिर सकती है, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये सब इन्होंने कहना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले 1 साल में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सीटों की संख्या लोकसभा में 240 हो या 340 हो, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली वही रहेगी जो 2014 से 2024 के बीच में रही है। और ये साबित है सबके सामने। वक्फ बिल पा वक्फ कानून बन गया। तो और इस बीच घटना ये हो गई पहलगाम वाली। पहलगाम वाली घटना के बाद नरेंद्र मोदी ने एक और जो बहुत ही जो कि कोई एक बहुत ही जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हो, वही नेता इस तरह का निर्णय कर सकता है, वो था जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस ने कांग्रेस जब बीजेपी ने या प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कैबिनेट का निर्णय, तो कांग्रेस के हाथ के तोते ही उड़ गए। राहुल गांधी पिछले 3 साल से लगातार कास्ट सेंसस बोल रहे हैं, आरक्षण कोटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 50% कैप को हम नहीं मानते, हम इसको बढ़ा के रहेंगे। तो जो मुद्दा, जो इनका मेन जो मुद्दा था, जो इनका प्लान था, वो जो है वो बीजेपी ने इनसे छीन लिया। अब ये लाख कहते रहे कि साहब ये हमारी डिमांड थी, हमारी डिमांड के दबाव में बीजेपी ने ये फैसला किया, ये कहीं चलने वाला नहीं है। अब इस मुद्दे का जो ओनरशिप है, इस मुद्दे का जो मालिकाना हक है, वो अब भारतीय जनता पार्टी का है।
दूसरी जो इनको चिंता हो रही है कि जाति जनगणना अगर बीजेपी सरकार ने अगर अनाउंस की है, तो उनको ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार कील काँटे से बहुत मजबूत रहती है। राजनीतिक, संगठन, नैरेटिव और सरकार, हर स्तर पर सरकार की बहुत ही जबरदस्त तैयारी है और सारा होमवर्क करने के बाद ही सरकार ने ये घोषणा की है। कल ही होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो जनगणना होगी वो एक रीजन स्पेसिफिक टैबलेट के जरिए होगी, यानी जो जनगणना का जो कर्मचारी है, जो इन्यूमरेटर है, जब जब मेरठ के उस मोहल्ले में जाएगा तभी वो टैबलेट काम करेगा। यानी वो घर बैठ के आंकड़ा नहीं भर सकता। जो मोहल्ला उसको, जो ब्लॉक उसको आवंटित किया गया, उसको वहां जाना पड़ेगा। और ये भी कहा है उन्होंने कि इस बार जनगणना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सरकार ने ये पूरी तैयारी कर ली है कि टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके जितना एक्यूरेट डाटा इससे निकाला जा सके वो डाटा एकत्र किया जाएगा। और ये आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी एआई के आने के बाद बहुत तेजी से इम्प्रूव हुई है। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिना ज्यादा खर्चा बढ़ाए आप आप बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, डाटा इकट्ठा करना ही एक बात नहीं होती है। उस डाटा का विश्लेषण, उस डाटा का एनालिसिस, उस डाटा का एनालिसिस कि जो सरकार के भिन्न-भिन्न योजनाएँ हैं, नीतियाँ हैं, उनके फॉर्मुलेशन में कैसे उसका उपयोग किया जाए, एक तो ये चीज़ होने वाली है। और ऑलरेडी सरकार के पास आधार के चलते, ऑलरेडी सरकार के पास कोविड के बाद वैक्सीनेशन के चलते पॉपुलेशन का डाटा मौजूद है। सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश में 2000 ए ए एक दो ये 2018 से पूरे देश में जो वेलफेयर योजनाएँ लागू की हैं, आवास है, शौचालय है, एलपीजी है, बिजली कनेक्शन है, और ये और आपका आयुष्मान भारत है, पीएम किसान सम्मान योजना है। तो सरकार के पास मल्टीपल सोर्सेज़ से इतना डाटा है कि जो सेंसस अब की बार होगी, केवल उससे उस डाटा का वेरिफिकेशन और अपडेशन हो जाएगा। कांग्रेस के जो नेता अपर कास्ट है वो अब ये कह रहे हैं कि हमने जाति को मुद्दा तो बनाया, लेकिन हमने संगठन के लेवल पर, नैरेटिव के लेवल पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर, अपने आधारभूत कैडर के लेवल पर, अपने समर्थक बेस को इसके लिए हमने वैचारिक रूप से तैयार नहीं किया। तो कांग्रेस को डर अब ये सता रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में जो भी उनके पास अपर कास्ट के नेता हैं, वो कहीं छिटक ना जाएँ। क्योंकि कांग्रेस के अपर कास्ट नेताओं में जाति जनगणना को लेके बहुत बेचैनी है। एक छोटा-सा वर्ग बीजेपी का भी है, जो इस निर्णय से बहुत खुश नहीं है। उसको लगता है कि साहब इससे हमारा नुकसान हो सकता है। उसका ये एप्रीहेंशन है, उसकी ये आशंका है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि 10 साल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में सभी राज्यों में और केंद्र सरकार में जिस तरीके से पिछड़ी जाति को जो प्रतिनिधित्व मिला है, उसके बाद किसी वर्ग खास करके अपर कास्ट को ये डर होने का कोई आधार नज़र नहीं आता। लेकिन चूँकि हर साल 5 साल में चुनाव होता है पार्लियामेंट का, असेंबली का, तो और जो लोग एक बार इलेक्शन लड़ लेते हैं तो उनके लिए बन जाता है कैरियर। तो उनकी चिंता होना स्वाभाविक है। तो कांग्रेस को ये लगता है और कांग्रेस को ये मानती है, कांग्रेस जानती है कि जाति जनगणना की घोषणा करके बीजेपी ने उससे बहुत बड़ा मुद्दा चुरा लिया है और चुनावी राजनीति की रेस में बीजेपी एकाएक उससे बहुत आगे हो गई है। और जून 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो हम के ऊपर जो हमने एक बढ़त हासिल की थी, वो बढ़त अब हम पूरी तरह खो चुके हैं। हालाँकि खो तो वो लास्ट ईयर ही चुके थे जब हरियाणा में चुनाव हुआ। खो वो तब चुके थे हरियाणा जब में, जब नवंबर महाराष्ट्र में में जब महाराष्ट्र दोनों में चुनाव जगह हुआ लूज़ और किया। फिर अभी फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुआ, तो वो जी हाँ, बढ़त खो चुके थे। लेकिन अब उन्होंने मान लिया है कि ये बढ़त जो उन्होंने खोई थी, वो 3 राज्यों में खोई थी। अब ये बढ़त जो वो खोएँगे, वो हर राज्य में खोएँगे, पूरे देश में होगी। और प्लस अब जो है अभी सितंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगले वर्ष तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव है। अगले वर्ष
पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है। 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उत्तराखंड विधानसभा का और पंजाब है, मणिपुर पंजाब है, गोवा है। और पंजाब है, मणिपुर है, गोवा, इन सब का चुनाव है। तो कांग्रेस को और 28 में फिर चुनाव है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और 28 मई में चुनाव कर्नाटक में भी है। तो ये 4, 5, 9 और ये 2, 11, एक 12 चुनाव, 12 असेंबली के चुनाव 25, 26, 27, 28 में लगातार लगे हुए हैं। और ये वही दौर होगा जब जनगणना का कार्य चल रहा होगा। और इसी दौर में जो है लोकसभा की सीटों का परिसीमन भी होना है, डिलिमिटेशन भी होना है, सीटों की संख्या लगभग बढ़ के 850 होनी है। ये वही दौर है जब लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए महिलाओं के सीटों के लिए भी किन सीटों का आरक्षण किया जाना है, इस पे जो है माथापच्ची हो रही होगी। तो लॉन्ग टर्म और पॉलिटिक्स के और लिहाज से वन देखें नेशन वन तो इलेक्शन भी लागू हो सकता है। वन वो नेशन भी वन। काम चल ही रहा है और बिल्कुल। उसके लिए भी बीजेपी ने आपने देखा होगा कल जिस तरीके से पूरे देश में जो दौड़ आयोजित की है, तो बीजेपी ने उसके लिए भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन समर्थन को गोलबंद करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और बीजेपी की ये खासियत है कि ये सरकार पे निर्भर नहीं रहते हैं। अपने संगठन के बीच में जाकर के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के तमाम जन संगठनों को इसमें जोड़ करके वो जनता के बीच में अपनी बात को ले जाते हैं। ये क्षमता अब कांग्रेस में नहीं है। और या जो इंडी अलायंस है जिसको अब बीजेपी कहती है कि ये रावलपिंडी या पिंडी अलायंस है, उसमें ये क्षमता नहीं है। अब आते हैं ये पाकिस्तान का मुद्दा के ऊपर। जिस तरीके से कांग्रेस ने ऑल पार्टी मीटिंग में तो सरकार को समर्थन का वादा किया और उसके बाद में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो जो वाजिबुल कत्ल वाला जो उन्होंने पोस्टर जारी किया कि प्राइम मिनिस्टर का सर गायब है, पैर गायब है, ये इतना गंदा, इतना घृणित पोस्टर जारी किया, ये क्यों हो रहा है? इसको लेके असली वजह ये है कि कांग्रेस को लग रहा है कि भारत में जैसे-जैसे राष्ट्रवाद का सिद्धांत मजबूत होगा और वो सीधे-सीधे राष्ट्रवाद को जोड़ देते हैं हिंदू राष्ट्रवाद से। मतलब जैसे कि अगर हम राष्ट्रवादी हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, तो हम कोई अपराधी हो गए। और जो लोग राष्ट्रद्रोही हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, जो काम मुसलमान कर रहे हैं, वो उनको बड़ा प्यारा है। ममता बनर्जी बड़ी राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। तो और आपको ध्यान होगा, जैसे मैंने शायद कल कहा भी था कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि वक्फ एक्ट के ऊपर जो है फैसला टाल दीजिए, क्योंकि इस समय राष्ट्रवाद की लहर बह रही है और इस समय जो है बहुत उचित समय नहीं है इस मुद्दे पे फैसला देने का। और वैसे ये अब मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि वक्फ कानून का मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इसको जो संजीव खन्ना देखेंगे नहीं, अब नए सीजीआई आएँगे वो उसको देखेंगे और उसके बाद वेकेशन होने वाला है और उनको भी नवंबर में रिटायर होना है, वो संविधान पीठ को सौंप देंगे। अब आ अब ये जो ये बात कर रहे हैं कि पीएम के पास इंटेलिजेंस का अलर्ट था, इसलिए पीएम ने अपना वहाँ दौरा कैंसल कर दिया और पीएम ने कार्रवाई नहीं की। मैं पूछना चाहता हूँ 1984 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं और उनका जो हत्या हुई है और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हत्या हुई है। प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा गार्डों ने गोली मारी है। लोगों को नाम याद नहीं होगा, बेंस सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारी थी। यस। और रॉ के एक रॉ के सेक्रेटरी थे बी रमन, जो रॉ के संस्थापक आर.एन. काउ के बहुत करीबी सहयोगी थे और जो आर.एन. काउ जिन्होंने रॉ की स्थापना की थी, उनकी एक बहुत मशहूर किताब है द काउ बॉयज़। उसमें उन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का ये हाल था कि एक दिन वो दोपहर में ये उनकी किताब जो है अमेज़न मार्केट में उपलब्ध है, कोई भी पढ़ सकता है। मैं आपका लिंक भेज दूँगा। उसपे उन्होंने लिखा है कि एक दिन दोपहर में हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में सुरक्षा का जायज़ा लेने गए। तो हमने देखा कि एक छोटा वाला ट्रक आया और उससे 2 आदमी उतरे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की 2-3 ट्रे उतारी और वो पीएम हाउस जो किचन में रखी और खाली ट्रे जो थी बोतलें वो ट्रे वापस ले गए। उन्होंने पता किया कि भाई ये जो लोग आए हैं पीएम हाउस में गाड़ी लेकर के, इस गाड़ी का, इसके ड्राइवर का और जो इसमें जो लड़के लेबर हैं, क्या उनका सिक्योरिटी क्लीयरेंस है? कहा कोई सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि रॉ की और जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी का ये स्पष्ट निर्देश था
कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कभी भी सिख सुरक्षा गार्ड तैनात न किए जाएं। लेकिन जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन एक समय पर 2 सिख सुरक्षा गार्ड वहां तैनात थे। अब उन्होंने जब जब वहां पे डिप्लॉयमेंट का जो ड्यूटी चार्ट होता है, जो रोस्टर होता है, उसको जब उन्होंने चेक करना शुरू किया और पूछा कि भाई ये जो ड्यूटी रोस्टर में चेंज किसने किया? बिना जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की इंचार्ज थी, तो रॉ और आईबी के हेड जॉइंट दोनों हेड के परमिशन के बिना ये ड्यूटी में बदलाव किसने किया, ये आज तक रहस्य है। किसी को नहीं मालूम कैसे हो गया ये। ये बात उन्होंने लिखी है और उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के यहाँ कैसे आना-जाना लोगों का होता था और सिक्योरिटी कितनी लैक्स थी और उस समय मौके पर जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, एम्बुलेंस भी वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थी। तो आज जो कांग्रेस जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रही है इंटेलिजेंस फेल्योर का, इंटेलिजेंस संगठन के हेड ने अपनी किताब में लिख करके ये बताया है, वो किताब उपलब्ध है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सुरक्षा ये सारी और ये जो कहानी उन्होंने जो बी रमन ने लिखी है, ये जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब आर्मी ऑपरेशन हुआ था, जनरल वैद्या ने गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक भी अंदर जो है टैंक अंदर गया था और अकाल तख्त को टैंक के गोलों ने ध्वस्त कर दिया था, ये आपको याद होगा। आप तो उस समय बिल्कुल। एक्टिव थे। तो ये सारी बातें उन्होंने ये बातें शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के लास्ट वीक के दौर की बातें उन्होंने लिखी हैं। कि उस घटना के ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में जून 84 में होने के 4 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का ये हाल था और 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। वीरेन जी, ये हालत जनवरी है। जनवरी 2022 में पंजाब के इलेक्शन से ठीक पहले प्रधानमंत्री जब फिरोजपुर जा रहे थे बठिंडा में लैंड होने के बाद, जी, 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 जी। उनके काफिले को कांग्रेस सरकार के ही रहते हुए रोका गया। चन्नी तथाकथित साहब ने किसानों के जरिए उनकी चन्नी साहब ने सुरक्षा को रुकवाया था खतरे में मुख्यमंत्री डाल थे। हाँ, उनकी सुरक्षा को हाँ, खतरे में डाला गया। तो हाँ। कांग्रेस तो एक तरीके से मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है, ये बिना हाँ, देखे कि वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के। हाँ, तो जो लोग काँच के घर में रहते हैं, उनको जो है कोई हमला करने के पहले, आरोप लगाने के पहले थोड़ा-सा जो उनका अपने घर में क्या है क्या दौर रहा है राजीव गांधी के ज़माने में और इंदिरा गांधी के ज़माने में, थोड़ा वो भी देख लेना चाहिए कि कैसे सरकार चलती थी। तो ये सब जो है और कांग्रेस को ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि आप रोज़ हवा में एक आरोप उछाल देते हैं और आपको लगता है कि बीजेपी हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में आ जाएगी, वो डिफेंसिव पे आ जाएगी, ऐसा अब नहीं होने वाला है। ऐसा रफाल ऐसा में आपने ऐसा झूठ नहीं बोला, लगता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माफ़ी माँगी आपने, हैं? और एक बात और वीर सावरकर के मुद्दे पे आपने वीर सावरकर को आपने इतना बदनाम किया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी आपको झाड़ लगाई, आपने माफ़ी माँगी। तो ये जो झूठ बोल करके जो राजनीति करते हैं, वो 10 लाख करोड़ रुपए का अडानी का लोन माफ़ कर दिया। अरे भाई लोन माफ़ करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके लिए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, उसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसमें सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है। और और आज तक अंबानी का एक भी लोन बैड लोन नहीं हुआ। उसका एक भी लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं हुआ, एनपीए नहीं हुआ। तो लोन माफ़ कहाँ से हो गया? और माफ़ करने का सीधा मतलब होता है, यदि सरकार लोन माफ़ करती है बैंक का, तो सरकार अपने बजट में उतने पैसे का प्रोविज़न करके वो पैसा उस बैंक को देती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने 2017 में किसानों का 38,000 करोड़ रुपए लोन माफ़ किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने बजट में उतने पैसे का प्रोविजन किया और जो 11-12 बैंकों का पैसा था उसको वो पैसा यूपी गवर्नमेंट ने उन बैंकों को दिया, कंपनसेट किया। ये प्रक्रिया होती है। इनकी बौखलाहट की एक वजह ये भी तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ और युद्ध के नतीजे अतीत में भी क्या रहे हैं, वो हम और आप सब जानते हैं। पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है
और जब ये युद्ध खत्म होगा तो शायद पीओजे भारत के पास होगा, पीर पंजाल की पूरी घाटी होगी और शायद कराची की तरफ भी एक बड़ा ऑपरेशन संपन्न हो चुका होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहेगा कि नहीं रहेगा कह नहीं सकते, ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा रहेगा कि नहीं रहेगा कहा नहीं जा सकता। तो इसका श्रेय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। तो आने वाले जो देखिए चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें तो हुँ, कांग्रेस की वैसे भी कोई संभावना नहीं है, ना बिहार में, ना पश्चिम बंगाल में। और जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी कांग्रेस का कुछ लेना देना देखिए सच जी, नहीं है। जी, तो इनको लग हाँ। रहा है कि मोदी जी को अभी से टारगेट करो। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब से लौटने के बाद ये बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पहलगाम नहीं गए, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया और वो बिहार मोतीहारी में चुनाव सभा को एड्रेस करने चले गए। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही सोची-समझी रणनीति के तहत बिहार का वो प्लेटफ़ॉर्म चुना और लोग ये बात भूल जाते हैं, अभी अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर अपना जो असली बात थी, वो अंग्रेज़ी में कही थी। ताकि पूरी दुनिया समझ ले और उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था, वी विल आइडेंटिफाई इन आतंकवादियों को, वी विल आइडेंटिफाई, वी विल ट्रैक एंड वी विल पनिश देम और चौथी बात कही थी, हम उनको धरती के अंतिम छोर तक हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर कहा कि ये जो परपेट्रेटर्स हैं, इनके जो बैकर्स हैं, इनके जो प्लानर्स हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इससे ज़्यादा साफ-साफ, खरी-खरी बात और क्या बोल सकते हैं भाई? इससे ज़्यादा कैटेगोरिकल और फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। अब ये क्या चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या बंदूक लेके जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाएँ? ये काम है प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर को लीड करना होता है, ही इज़ द लीडर ऑफ द कंट्री। तो ये लोग जो है ये लोग चर्चा का स्तर इतना ज़्यादा गिरा देना चाहते हैं कि सरकार कि लोगों के मन में ये भाव ना आने पाए कि सरकार ने कुछ किया है। और जो सबसे बड़ी चिंता इनकी ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो जनरल बिपिन रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने कहा था कि भारत को ढाई फ्रंट पे लड़ना है। एक चाइना, एक पाकिस्तान और दूसरा घर के अंदर जो हमारे यहाँ जिहादी और वहाबी और जो सेकुलर बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट और मुल्ला लोग। ये फ्रंट आधा नहीं है, ये फ्रंट फुल है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिकल 370 को खत्म किया, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को खत्म किया, जिस तरीके से वक्फ के नाम पे जो जो माफिया रास्ता खत्म किया और जिस तरीके से यूपी में योगी जी का अभियान चल रहा है, बहराइच में, बलरामपुर में, गोंडा में, बस्ती में, सिद्धार्थनगर में और ये श्रावस्ती में, भिंगा में, महाराजगंज में जो इंडो-नेपाल बॉर्डर पर जो इन्होंने फर्जी कब्जे करके जो वहाँ पे मस्जिदें, मदरसे, मदारें बना रखी हैं, वो सब तोड़ी जा रही हैं। ये अभियान चलते हुए आज 2 हफ्ता हो गया। तो जितना जो जिहादी इकोसिस्टम है उसको जो केंद्र सरकार ने और यूपी सरकार ने जो चोट पहुँचाई है, जो जो सबसे बड़ा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, पाकिस्तान के ऑपरेशन के बाद आप ये निश्चित जानिए जो ये घर ये जो आस्तीन के सांप जो घर में बैठे हैं, ये सेकुलर और ये जिहादी और ये वामपंथी, इसके गठजोड़ को बहुत कड़ी चोट मिलने वाली है। और कर्नल आर.एस.एन. सिंह ने एक बात बहुत साफ कही है कि हम पाकिस्तान को जो है आतंकवाद का एक्सपोर्टर कहते हैं। अरे सबसे बड़े आतंकवाद के मैन्युफैक्चरर तो हम हैं। ये दारुल उलूम बिल्कुल। देवबंद हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये जो आपका बरेलवी सुन्नियों का जो मुख्यालय बरेली में वहाँ जो मदरसा है, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? पाकिस्तान का निर्माण तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था, वो तो यूपी में है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो दिल्ली में है, जेएनयू तो दिल्ली में है। ये जो आपका जो जिहादी, वहाबी और कम्युनिस्ट और जो कम्युनिस्टों का जो गठबंधन है, इसके बारे में लोग ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं और ना समझते हैं। कम्युनिस्टों में और अल-कायदा में और आईएसआईएस में और तालिबानी जिहादियों में कोई अंतर नहीं है। ये 2 बदन एक जान हैं। ये टू साइड ऑफ द सेम कॉइन है। तो कांग्रेस की आने वाले दिनों को लेकर के सबसे बड़ी चिंता ये है कि
पाकिस्तान के ऊपर जो अब कार्रवाई होने जा रही है, उसके बाद जो देश में राष्ट्रवाद की जो लहर बहेगी, उसके सामने जो इन्होंने जाति का और सनातन धर्म को गाली देने का जो अभियान चलाया हुआ है, जो घृणा का अभियान चला रहा है पूरा ये आपका इंडी अलायंस कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, लालू की राष्ट्रीय जनता दल है, तमिलनाडु में डीएमके है, कर्नाटका का मुख्यमंत्री कांग्रेस का सिद्धारमैया है। ये जो गाली देने का अभियान चला रहे हैं, इन लोगों को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और सरकार ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि सरकार को मालूम था कि जब पाकिस्तान पे कार्रवाई के बाद जो देश में राष्ट्रवाद का माहौल बनेगा, तब ये लोग जाति को लेकर के घृणा फैलाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा होशियारी भरा काम किया है कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के पहले इनके हाथ से जाति का जो जहर और घृणा ये फैलाते, वो डब्बा ही इनसे छीन लिया है। ये चिंता है कांग्रेस की, उससे ये बौखलाए हैं। ये बोलेंगे क्या? इसीलिए जो है जो कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष अजय राय, वो खिलौने वाला जहाज लेकर के उसमें नींबू और मिर्चा लटकाए हुए और वो उसका मजाक उड़ा रहा है। क्या मतलब है इसका? ये बहुत ही ये कोई मासूम हरकत नहीं है। ये बहुत ही सोची-समझी देश के मनोबल को तोड़ने की साजिश है, जो जो अजय राय ने किया है। और जो कांग्रेस के नेता अलग-अलग बोल रहे हैं और उसके बाद जयराम रमेश आके उस पे रफू करते हैं, नहीं, नहीं ये पार्टी का स्टैंड नहीं है और पार्टी के नेता पार्टी की लाइन के अनुसार ही बोलें। और जो आदमी पार्टी की लाइन के अनुसार बोल रहा है, शशि थरूर, उसको जो केरल के एमपी हैं, उसको कांग्रेस के नेता गाली बकते हैं, कि ये तो बीजेपी वाला हो गया, ये तो बीजेपी में जा रहा बिल्कुल। है। तो इसलिए अब कांग्रेस के सामने पार्टी का आइडियोलॉजिकल संकट है और ये परिवार वाली पार्टी है। यहाँ जो कुछ भी होता है केवल परिवार को बचाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए होता है। और दूसरा संकट इनके सामने सबसे बड़ा आ रहा है कि अब सेशन कोर्ट में नेशनल हेराल्ड घोटाले की चार्जशीट सबमिट हो चुकी है। अब इनको उस चार्जशीट को लेने के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उसमें इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये संभव नहीं है कि उनको जो है वो सेम डे बेल मिल जाए। तो कांग्रेस के ऊपर संकटों का पहाड़ अब आने वाला है और सबसे बड़ा संकट किसी पार्टी के सामने ये होता है कि उसके हाथ से नैरेटिव फिसल जाए। उसके हाथ से जो वो लोक गाथा की कहानी बनाती थी, जनता के बीच में जाती थी, जनता को अपनी ओर आकर्षित करती थी, वो कहानी ही उससे छिन जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसीलिए पहलगाम के मुद्दे के बाद ये लोग फिर से एक बार नफ़रत का माहौल बनाने में जुट गए हैं और किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को कैसे उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया जाए, उनकी छवि के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, कैसे उन पे कालिख पोती जाए, ये प्रयास चल रहा है। 11 साल में ये कर नहीं पाए कुछ। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर की निष्ठा एकदम स्पष्ट है, उनका जो वो काम करते हैं वो सब जनता के सामने है और आज तक ऐसी कोई बात नहीं है कि कभी किसी आम आदमी ने कहा हो, गाँव के आदमी ने कहा हो कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ये क्या कर दिया, ये हमारे समझ में नहीं आया, ये हमको शक पैदा हो रहा है। तो ये इनका जो जो घृणा का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पिछले 23 साल से चल रहा है, 2002 से चल रहा है, वो तो 23 साल में तो कुछ इनको एक तिनका नहीं मिला, तो अब क्या कर लेंगे? तो आप ये निश्चित मान के चलिए, जब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, कांग्रेस का नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हमारी प्राचीन मान्यताओं के खिलाफ, हमारी संस्कृति और त्योहारों के खिलाफ कांग्रेस का घृणा का अभियान ऐसा ही चलता रहेगा और इतनी घृणा तो हिंदुओं से, भारत से और मोदी से पाकिस्तान के लोग नहीं करते, जो घृणा कांग्रेस को मोदी से है। और ये जो महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, इससे पहले अरशद मदनी का आया था कि कहाँ लेकर के जाओगे पानी। ये जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है या चेनाब का आप लोगों ने रोका है, और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, और वो भी ओवरग्राउंड वर्कर की मौत के, और सबको वो वीडियो दिखाई दिया है जिसमें वो सुरक्षा कर्मियों से बचने के लिए एक तेज गति से बह रही नदी या नाले में कूद जाता है और उसकी फिर डेड बॉडी मिलती है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पानी में डुबो करके आप लोग अगर मारोगे कश्मीरियों को
तो कश्मीरी आपके साथ कैसे रह सकते हैं या आपको समर्थन कैसे दे सकते हैं? ये महबूबा मुफ्ती भी अपनी खिसकी हुई जमीन को एक मौके की तलाश में देखिए, है कि कश्मीर के बारे में जगमोहन जो वहाँ के गवर्नर थे 1989-90 में, जो बाद में अटल जी की सरकार में कम्युनिकेशन और नगर विकास के और टूरिज्म के मंत्री भी रहे, वो बड़े बहुत कड़क अधिकारी भी कड़क थे, मंत्री भी कड़क थे। तो उनकी एक बहुत मशहूर किताब है माई फ्रोजन टर्बुलेंस। उसमें उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का मुसलमान नेता होता है, वो जब कश्मीर में रहता है, तो वो होता है इस्लामिस्ट यानी कट्टर जिहादी होता है। जब वो आता है जम्मू में, तो वो हो जाता है कम्युनिस्ट कि ये क्या होता है, मैं तो धर्म मज़हब मानता ही नहीं। और वही जब दिल्ली में आता है, तो पक्का राष्ट्रवादी बन जाता है। वो पक्का नेशनल बन जाता है। तो महबूबा मुफ्ती के जिस बयान का हवाला आप दे रहे हैं, ये केवल ये बता रहा है कि पाकिस्तान पे जो आया हुआ इस समय जो संकट है, वो वास्तव में कश्मीर के सारे मुसलमान नेताओं का निजी संकट है। अब तक वो केवल कश्मीर का अब तक वो पाकिस्तान का कार्ड खेल करके, देश से खुली गद्दारी करके, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद और ये चाहे महबूबा मुफ्ती हों, कश्मीर पाकिस्तान के बल पर ही इनकी पॉलिटिक्स चली है। अभी तो 4 दिन पहले एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि कश्मीर में हिंदुओं का, का जब नरसंहार हुआ, तब आप मुख्यमंत्री थे 90 में, तो उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, अरे हिंदू तो मरे, हो गया तो हो गया। तो अब जो है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब का ही राजनीति का अंत बहुत निकट है। अगर पाकिस्तान निपट जाएगा, तो कश्मीर में जो इस्लामी जिहादी इकोसिस्टम है, उसको निपटने में कुछ ही घंटे लगेंगे। ये उनका संकट है। अब ये वहाँ की जिहादी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स और ये क्या नाम है? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या नाम है उसका? पीडीपी नाम है? हाँ, पीडीपी इनका के हाँ, पीडीपी। तो इनके सामने अब अस्तित्व का संकट आने वाला है। इसीलिए इस तरीके के जिहादी बयान दे रहे हैं। जहाँ तक पानी की बात है, पानी कहाँ रोकेंगे, पानी कहाँ ले जाएँगे, पिछले 4 दिनों से सारे टीवी चैनलों में खबर चल रही है कि चेनाब में झेलम में पानी का स्तर क्या है। आज भी दिन भर सारे टीवी चैनलों ने खबर चलाई है कि इवन भारत के कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब का जल स्तर 1 फुट पहुँच गया है। तो पाकिस्तान में क्या होगा? और लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें 6 नदियाँ हैं। उसमें रावी है, उसमें सतलुज है, उसमें व्यास है, उसमें झेलम है और उसमें जो है ये आपका सिंध है, एक नदी और है। तो 6 नदियाँ हैं, 3 पूरब की हैं चेनाब। और 3 पश्चिम की हैं। हाँ, चेनाब। तो उसमें 6 नदियाँ हैं। तो ये नहीं है कि आपको एक साथ 6 को पानी रोकना है। तो और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ज़रा जाके पढ़ लें, किसी लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है। थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लें। वो 6 नदियों का पूरा रिवर सिस्टम है और ये जो 5 नदियाँ हैं, वो सारी 5 नदियाँ, वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। वो पढ़ लें थोड़ा-सा वो उनको समझ में आ जाएगा। तो जो वहाँ के नेताओं के बयान आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के और मुफ्ती और ये महबूबा मुफ्ती के, ये केवल उनके ऊपर जो खतरा आने वाला है, जो उनका भविष्य एकदम काला है, जो उनका फ्यूचर है, उसके लेके जो उनकी चिंता है, ये केवल उसी की बात बोल रही हैं, ना उनको चिंता कश्मीर की है, ना उनको चिंता नदियों के पानी की है, ना उनको चिंता पाकिस्तान की है, उनको चिंता अपने अस्तित्व बचाने की है। और ये राजनीति कश्मीर में 1947 से लगातार आज तक चल रही है, 78 साल हो गए। अब जो है 78 दिन बचे हैं बस। 78 ईयर से इन्होंने मौज मारी है 3 पीढ़ियों ने। अब इनका जो है मौज मारने का समय जा रहा है। तो और पाकिस्तान की समस्या हल हुई, पीओके की समस्या हल हुई, तो फिर इनकी राजनीति में भूमिका क्या बचेगी? और आप बताइए? इनके साथ-साथ पाकिस्तानी सेना भी निपट जाएगी। वो तो असल में प्राइम मिनिस्टर ने इतनी साफ बात कह दी है, प्राइम मिनिस्टर ने इतना साफ बोला है, उन्होंने कुछ भी जो है शक की कोई
प्राइम मिनिस्टर ने कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ा है, कोई अनडिफाइंड एरिया नहीं छोड़ा है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो क्या करने वाले हैं। और जिन लोगों को धैर्य नहीं है कि भारत सरकार देर क्यों कर रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उनको 1971 का इतिहास देख लेना चाहिए। 1971 में दिसंबर 70 में ये तय हो गया था कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता। मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को बुला के कहा कि क्या तैयारी है आपकी? उन्होंने कहा मुझको 6 महीने का समय चाहिए। और फिर भी तैयारी करते-करते लगभग 9 महीने लग गए और इंडियन आर्मी ने एक्ट किया था दिसंबर 1971 में। तो ये कोई जो है सास-बहू का झगड़ा नहीं है। ये कोई जो है 2 सौतन की लड़ाई नहीं है कि आपने उठाया पत्थर लेके मार दिया। ये बहुत लॉन्ग टर्म लड़ाई है और ये लड़ाई और ये जो अब ऑपरेशन होने जा रहा है, वो दक्षिण 1947 में अंग्रेजों ने अपने कमीनेपन में और अपने जियोपॉलिटिकल और अपने मिलिट्री इंटरेस्ट के चलते जिस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल जो बिगाड़ी थी, वो नक्शा बदलने जा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश बने हैं, इनकी सीमाओं के बदलने का समय आ गया है। ये इतनी ऐतिहासिक घटना होने जा रही है, जो लोग इस घटना को देखने के लिए इस धरती पे आज मौजूद हैं, उनको अपने को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारी माँ भारती के ऊपर, भारत माता के ऊपर जो सीने में जो खंजर भोंका गया था 1947 में, आज उसी पाकिस्तान और उसी बांग्लादेश को, उसी घाव को भरने का समय आ गया है। ये बहुत ऐतिहासिक घटना होने जा रही है, लोगों को धैर्य रखना चाहिए। ये कोई गिल्ली-डंडा का खेल नहीं है, ये टी20 का मैच नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। और पूरे दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है, जिसने भारत के खिलाफ कुछ बोला हो और एक भी देश ऐसा नहीं है, जो पाकिस्तान के समर्थन में आया हो। तो ये जो है बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद ऐतिहासिक वीरेंद्र घटना नाथ है, भट्ट साहब। इस पे धैर्य की ज़रूरत है। जी, सर। बहुत-बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, आप जुड़े और इतना समय निकाला, आपने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।